औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पर जो लेक्चर की सीरीज़ का हमने सिलसिला शुरू किया है, ये उससे अगला लेक्चर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है। इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 भी पढ़ चुके हैं और इसी तरह हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 भी पढ़ चुके हैं। तो आज इस मुख्तसर लेक्चर के ज़रिए जो हमने पार्ट 3 पढ़ना है और उसका चैप्टर 1 पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि पार्ट 3 है क्या। पार्ट 3 है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। पार्ट 3 किस नाम से है? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। और इसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो है द प्रेसिडेंट। चैप्टर नंबर 1 क्या है? द प्रेसिडेंट। और ये आर्टिकल 41 से लेकर 49 तक द प्रेसिडेंट वाले चैप्टर को ये आर्टिकल 41 से 49 तक डील कर रहे हैं, जिसमें ये टोटल 9 आर्टिकल हैं जो प्रेसिडेंट के टॉपिक को कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 जो मैंडेट देता है उसको हम देखते हैं। तो इसका 41 आर्टिकल है द प्रेसिडेंट। इसमें 41 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन बन सकता है। उसकी सबसे पहली शर्त ये है कि कोई भी पाकिस्तानी जो कि मुसलमान हो और उसकी उम्र 45 साल से कम ना हो तो वो पाकिस्तान का सदर बनने का अहल है। इसी तरह 41 आर्टिकल ये भी कहता है कि वो उम्मीदवार जो सदर पाकिस्तान के लिए है वो कौमी असम्बली या सेनेट का मेंबर इलेक्ट होने का भी अहल हो। तो ये वो क्वालिफिकेशंस हैं प्रेसिडेंट की जिनको पूरा किए बगैर कोई भी शख्स, कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट सदर पाकिस्तान नहीं बन सकता। इसी तरह आर्टिकल 41 में इससे आगे ये बताया गया है कि सदर का इंतखाब किस तरह होगा, कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होना है वो किस तरह होना है। इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होगा। इसमें डायरेक्ट अवाम वोट नहीं करती बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज जो कि कंसिस्ट ऑफ बोथ हाउसेस, सेनेट प्लस नेशनल असेंबली which is equal to parliament and members of the 4 provincial assemblies, they all MNAs and MPAs are the electoral college for the election of president। उसके बाद ये आर्टिकल हमें ये भी बताता है कि द प्रेसिडेंट शैल बी हेड ऑफ द स्टेट। कि इस आर्टिकल के जरिए हमें यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान का जो हेड है वो वजीर आजम नहीं है बल्कि स्टेट का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, वो सदर है। ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जिस तरह इस थर्ड पार्ट का नाम ही फेडरेशन है, तो इसमें जो सदर का रोल होता है वो एज ए यूनिटी का होता है बिटवीन द फेडरेशन, के फेडरेशन के साथ जो सूबे, जो प्रोविंसेस उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनके दरमियान एक यूनिटी का सिंबल सदर जाहिर करता है। इसी तरह आगे चलकर 41 में यह भी बताया गया है कि 60 दिन से कम और 30 दिन से ज्यादा ना हो तो सदर का ऑफिस जब खत्म हो, उसकी मुद्दत ऑफिस की खत्म हो जाए तो फिर इलेक्शन हो जाने चाहिए। और इसी तरह इस आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के इस आर्टिकल में यह भी वाज़ेह लिखा हुआ है
कि इलेक्शन जो सदर का होगा उसको किसी ट्रिब्यूनल में, किसी अथॉरिटी के पास या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद हम अगले आर्टिकल की तरफ आते हैं, दैट इज 42 ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। ये ओथ ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में है कि जैसे ही प्रेसिडेंट इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, देन he is under obligation to first of all make the oath, wherein he affirms that he shall comply with the mandate of the Constitution and he will also follow the scheme of the Constitution of the Pakistan. उसके बाद आर्टिकल 43 आता है, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, कि प्रेसिडेंट ऑफिस, सदर का जो ऑफिस है, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट दौरान सदारत किसी भी ऐसे ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता जिससे वो रेम्यूनरेशन हासिल कर सके या सर्विस ऑफ पाकिस्तान में अपनी कोई खिदमात सर अंजाम दे सके, बल्कि ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सदर पाकिस्तान की हैसियत से काम करेगा और अपने ही ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को ही संभालेगा। इसके अलावा वो किसी दीगर महकमे में अपनी कहीं भी सर्विसेज को रेंडर नहीं कर सकता, ये उस पर बैन कर दिया गया है। इसके बाद हम आर्टिकल 44 को देखते हैं, जो कि टर्म ऑफ, आर्टिकल 44 है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, के ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की टर्म क्या होगी। तो इसमें हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की जो टर्म है वो 5 साल के लिए है। एक सदर 5 साल के लिए मुंतखब होता है और जैसे ही 5 साल का अरसा खत्म होता है तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन होते हैं। तो उसके बाद जो सक्सेसर आता है, when the successor enters upon his new office of president, then the earlier president shall automatically quit the office. इसी तरह हम इसमें यह भी देखते हैं कि प्रेसिडेंट किसी नए सदर के आने तक अपना काम जारी रख सकता है। इसके अलावा अगला नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 45, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आए रोज जितने भी फौजदारी मुकदमात हमारे पाकिस्तान में जेर समात हैं, जिनमें कैपिटल पुनिशमेंट के तौर पर सजाए मौत दी जाती है या उम्र कैद दी जाती है या किसी हीनियस ऑफेंसेस में अगर बहुत ज्यादा सजा दी जाती है, तो मुल्जिम के पास न सिर्फ उस सजा को चैलेंज करने का इख्तियार अदालतों में अपील दायर करने की सूरत में है, बल्कि एक ये अख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है, जो 45 के जरिए प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन ETC। इसका मतलब ये है कि सदर पाकिस्तान किसी भी मुजरिम की, किसी भी कन्विक्ट की सजा को पार्डन कर सकता है, रीमिट कर सकता है, उसको कम कर सकता है। अगर सजाए मौत है तो उसको उम्र कैद में तब्दील कर सकता है। और इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रोविंशियल असेंबलीज को जब हम देखेंगे तो उसमें गवर्नर के जब रोल को देखेंगे तो गवर्नर जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है एक प्रोविंस का, तो उसको भी अख्तियार हासिल है CRPC की प्रोविंस 401, 402 ज़ाब्ता फौजदारी में। ये गवर्नर का अख्तियार है कि वो किसी भी कन्विक्ट की सजा को पार्डन कर सकता है, उसे माफ कर सकता है, उसमें तखफीफ कर सकता है। और इसी तरह आर्टिकल 45 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में सदर पाकिस्तान को यह इख्तियार हासिल है कि वो सेलिमेंसी पिटीशन, जो रहम की अपील की जाती है मुल्जिम की तरफ से, तो उसको समाअत करते हुए उसकी सजा को माफ किया जा सकता है। और सदर के इस इख्तियार को किसी भी आला अदालत में या किसी भी अथॉरिटी या किसी भी फोरम पर चैलेंज या कॉल इनटू क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये बहुत अहम है, ड्यूटीज, आर्टिकल 46
duties of Prime Minister in relation to President. What are the duties of the Prime Minister towards office of the President? ये आर्टिकल हमें ये बताता है 46 कि it shall be the duty of the Prime Minister कि वो अपने kabina के फैसले सदर के पास ले जाकर उसको दिखाए, उसको बताए कि आज कबीना ने ये मामला टेकअप किया, इस पर इतनी राय आई और इसको एज अकॉर्डेंस विद लॉ किया गया है, तो देन सदर पाकिस्तान उसको कंसीडर करेगा. ऑल्दो प्रेसिडेंशियल our country is a parliamentary form of democracy wherein all powers are vested with the Prime Minister of Pakistan, but office of President is a symbol of unity of federation. लेकिन इसके बावजूद भी ये जो हम पार्ट 3 का चैप्टर 1 प्रेसिडेंट देख रहे हैं, इसमें भी प्रेसिडेंट को काफी अख्तियारात दिए गए हैं कि वो वजीर आजम या कैबिनेट कबीना डिवीजन के एडवाइस पर अमल करते हुए अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करेगा. इसके बाद सदर का ये भी अख्तियार है कि वो किसी भी कबीना कमेटी की मीटिंग या किसी भी प्राइम मिनिस्टर जिस कबीना को हेड करते हैं उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग और उसकी रिपोर्ट को तलब करके उसको कंसीडर कर सकता है. और इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान regarding decision which have been taken in the cabinet during meeting of cabinet which is headed by the Prime Minister of Pakistan. इसके बाद अगला आर्टिकल 47 है रिमूवल एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. पाकिस्तान में सदर को किन हालात में अपने ओहदे से बरतरफ किया जा सकता है या उसके खिलाफ इम्पीचमेंट लाई जा सकती है, तो ये हमें आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 बताता है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि 2 हाउसेज में से अगर नेशनल असेंबली में से या फिर सेनेट में से अगर कोई भी एलिगेशन लगता है सदर पाकिस्तान के खिलाफ, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अगर एलिगेशन लगता है या मिसकंडक्ट का एलिगेशन लगता है या उसके खिलाफ दूसरा कोई सीरियस चार्ज फ्रेम होता है बाय द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, देन द मैटर shall be sent to the other house and then speaker of the assembly shall also transmit the copy of that allegation or report shall also send to the president of Pakistan. और इसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अपेयर होने का भी हक हासिल है और उसको इस इन्वेस्टिगेशन में जो कि दोनों ऐवानों की जब ज्वाइंट सीटिंग होती है जिसमें सदर पाकिस्तान के खिलाफ चार्जेस को देखा जाता है कि क्या आया सदर पाकिस्तान के खिलाफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का चार्ज प्रूव होता है या नहीं, इसके खिलाफ सफिशिएंट मवाद है या नहीं, या वाकई ही सदर पाकिस्तान ग्रॉस मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है या नहीं. तो इसके लिए दोनों हाउसों की ज्वाइंट सीटिंग होती है और वहां पर 2/3 मेजॉरिटी से अगर रेजोल्यूशन पास हो जाए अगेंस्ट द प्रेसिडेंट अपॉन दोज चार्जेस, then automatically and ipso facto the office of the president of Pakistan cease to be exist. और इस तरह सदर अपने ओहदे से बरतरफ हो जाता है. तो इसमें इम्पीचमेंट का भी तरीका है और इसमें अगर कोई चार्ज है मिसकंडक्ट का तो उसके हवाले से भी तरीका मौजूद है. लेकिन 2/3 मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू पास द रेजोल्यूशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 48
president to act on advice, etc. Article 48 mandates that president shall act and shall exercise their functions upon the advice of Prime Minister of the Pakistan and also upon the advice of the Cabinet Division. And Cabinet Division and meeting of the Cabinet, which is headed by the Prime Minister of the Pakistan, that will be communicated to the President of Pakistan in shape of advice, and then President of Pakistan shall exercise his function in accordance with the advice of PM as well as on the advice of Cabinet Division. Furthermore, it is the last and important article of this chapter, Article 49, Chairman or Speaker to act or perform functions of President. मिसाल के तौर पर अगर सदर पाकिस्तान किसी बीमारी की वजह से या किसी फिजिकल इनकैपेसिटी की वजह से या किसी और वजह से मुल्क से बाहर किसी गैर मुल्क दौरे पे जाने की वजह से अगर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट वैकेंट होता है तो देन उसकी जगह चेयरमैन सेनेट shall be act as president for the time being. And अगर चेयरमैन ऑफ सेनेट भी मौजूद नहीं है, बीमार है या मुल्क से बाहर है, तो फिर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली shall act as president till the arrival of actual president or till the cessation of any disease or any incapacity of the president to act as president. तो therefore ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि किन किन सूरत हाल में कैसे एक चेयरमैन सेनेट और नेशनल असेंबली का स्पीकर सदर पाकिस्तान के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं. थैंक यू वेरी मच.